हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, है ना। तो डायरेक्ट अभी थ्री फेज ट्रांसफार्मर नहीं चलेंगे, पहले थ्री फेज के बेसिक्स वाले पार्ट में बताऊंगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन वाला, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ थ्री फेज, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लोग को दिक्कत भी जाती है। ये आपका न्यूट्रल, ए फेज, बी फेज एंड सी फेज, है ना। ये पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया। कौन सा सीक्वेंस हो गया? पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो क्या है? ए, फिर कौन सा? बी, फिर कौन सा? सी, है ना। और फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दोगे, ए के बाद सी, सी के बाद बी, देन कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा? नेगेटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब फेज सीक्वेंस क्या? ए बी सी या आर वाई बी, है ना। अब देखो यहां पे ये जो वोल्टेज है वाइंडिंग के पास का वोल्टेज, या बोल सकते हैं एक लाइन एंड न्यूट्रल के पास का वोल्टेज, एक लाइन एंड न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है, इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बोलते हैं? फेज वोल्टेज। दो लाइन के बीच के वोल्टेज को बोलते हैं लाइन वोल्टेज। दो लाइन के बीच का वोल्टेज बोलते हैं लाइन वोल्टेज। जैसे अगर मैं बोलूँ या वाइंडिंग के पास का वोल्टेज, ये वाइंडिंग है, सपोज दैट यहाँ डॉट, ठीक है। तो ये जो वी ए वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। यहाँ पे ए बी, ये जो ए बी वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है? लाइन वोल्टेज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आएगा? वी वी। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आ जाएगा? वी सी। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे वी वी, यहाँ पे वोल्टेज वी सी। तो आपके पास क्या है देखना, वी ए, वी वी एंड वी सी। ये जो वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज मतलब एक लाइन एंड न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, या फिर बोल सकते हो वाइंडिंग के पास का वोल्टेज। जो वाइंडिंग के पास का वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलेंगे। जो वाइंडिंग में जो करंट सर्कुलेट हो रहा है उसको फेज करंट बोलेंगे। जो लाइन में जा रहा है उसको लाइन करंट। वी ए बी, वी वी सी एंड वी सी ए, इसको कौन सा वोल्टेज बोलेंगे? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज, है ना। इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे अभी, ठीक है। फिर देखो करंट, देखो जरा, ये जो लाइन में जो करंट जा रहा है उसको बोलेंगे लाइन करंट। आई ए, आई बी एंड आई सी। आई ए, आई बी एंड आई सी, ये कौन सा करंट है हमारा? लाइन करंट, ठीक है। अब जो वो वाइंडिंग में जो करंट जा रही है, वाइंडिंग का अगर करंट देखोगे, आई ए एन लिख ले मान लो, ये भी करंट आई बी एन, ये हो जाएगा आई सी एन। तो आई ए एन, आई बी एन एंड आई सी एन, ये जो करंट है, ये कौन से करंट से? वाइंडिंग वाले फेज करंट। कौन से करंट है? फेज करंट। तो जरा ध्यान से देखो, जो आई ए एन है किसके इक्वल है? आई ए के। आई एन किसके इक्वल? आई एन। आई बी एन किसके इक्वल हो जाएगा? आई बी। आई सी एन किसके इक्वल हो जाएगा? आई सी, है ना। तो जो फेज करंट है, लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार, ये क्या होंगे? सारे इक्वल। तो ये पॉइंट मेंशन कर देता हूं, इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, धीरे धीरे आगे सारे काम आएंगे ट्रांसफॉर्मर केस में, है ना। इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, है ना। आई थिंक यहां तक बातें क्लियर होगी एकदम। अब नेक्स्ट आते हैं लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, ठीक है। तो हमने कौन सा सीक्वेंस लिया है? पॉजिटिव सीक्वेंस एबीसी, है ना। तो अगर मैं एक बैलेंस थ्री फेज सिस्टम की बात करें अपन, बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, तो बैलेंस थ्री फेज सिस्टम का मतलब मैग्नीट्यूड सेम एंड फेज डिफरेंस कितना? 120 डिग्री। तो अगर मैं वी ए लिखूँ तो क्या लिखूँगा? वी एंगल 0 डिग्री,
वी बी लिखूँ तो वी एंगल -120 है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से चल रहा है। अगर वी बी +120 लिख दूँ तो ऊपर से ऐसे हो जाएगा तो नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा, है ना। वी सी क्या लिखेंगे, वी एंगल या तो -240 लिख लो बेटा या फिर +120 लिख लो, बातें तो सेम है। देखो कैसे सेम है, छोटा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। मान लो ये ए फेज है तो ये हो गया बी फेज, ये हो गया सी फेज। ए से बी में देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना, 120 डिग्री। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंगल क्या लोगे, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में जाते तो एंगल क्या लेते, पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर सी फेज का डिफरेंस देखें तो कितना है, 240 डिग्री नेगेटिव में, या फिर अगर पॉजिटिव में ऊपर से देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितना दिखेगा, +120 डिग्री, +120 डिग्री। तो हमने बैलेंस 3 फेज सिस्टम लिखा पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए, वी एंगल 0, वी एंगल -120, वी एंगल +120। बातें क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं एक वोल्टेज देखूँ, या तो VAB ले लो, VBC ले लो या VCA ले लो, कुछ भी ले लो। तो अभी VAB वोल्टेज देखें, ये हमारा VAB वोल्टेज है। तो VAB वोल्टेज देखो क्या लिखोगे, VAB वोल्टेज देखो, ये VA, VB, VC, ठीक है, 120 डिग्री का डिफरेंस है। VAB इस वाले में KVL अप्लाई कर दो, इस वाले में KVL अप्लाई कर दो। तो VAB इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे, अप्लाई करो यहाँ से, पॉजिटिव VB माइनस VA प्लस VAB, प्लस VB माइनस VA प्लस VAB इज इक्वल टू 0। तो VAB इक्वल टू क्या आ जाएगा, VA माइनस VB। VAB क्या आ जाएगा, VA माइनस VB। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो फेजर समेशन अभी करेंगे, VA प्लस माइनस ऑफ VB। बातें तो सेम है। अब हमें चाहिए VA और माइनस VB और दोनों का समेशन करेंगे, वेक्टर समेशन। तो ये है VB माइनस VB, क्या होगा इसके जस्ट माइनस का मतलब 180 डिग्री, ये आ गया माइनस VB, ठीक है। अब ये हो गया माइनस VB, ये VA, दोनों का समेशन लेना। तो फेजर समेशन कैसे लेते हैं, इसके टिप से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इसके टिप से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, जहां पे दोनों मीट हो रहे हैं ये आ जाएगा तुम्हारा VAB, VAB। अब देखो यहां पे अगर मैं देखूं एंगल, तो ध्यान समझना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, तो सर 120। इसको जस्ट इसके पीछे बनाया हो तो ये एंगल कितना, 180। 180 में से 120 माइनस कर दोगे तो ये एंगल कितना बचेगा, 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये वेक्टर समेशन है, जब भी वेक्टर समेशन लोगे तो एकदम मिड से गुजरता है, बीच में से, है ना। वेक्टर समेशन लियो VB और VA का, तो ये बीच में से गया हुआ है, तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पे VAB निकालना हमें, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। पैरेललोग्राम लॉ से क्या लिखोगे, VAB कौन सा वोल्टेज है, VAB कौन सा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज। VA और VB कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। तो जब यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो कैसे लिखते हैं, VAB जिसको हम बोल सकते हैं लाइन वोल्टेज अंडर रूट, है ना। VAB नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट फेज वोल्टेज लिख देता हूँ। तो V फेज का स्क्वायर प्लस V फेज का स्क्वायर प्लस 2 इंटू V फेज इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, जब भी पैरेललोग्राम लॉ लगाओ तो मान लो ये x है, ये y है, सपोज दैट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो ये हो गया V फेज स्क्वायर प्लस V फेज स्क्वायर प्लस 2V फेज स्क्वायर इंटू 1/2। 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3V फेज स्क्वायर। तो √3 अंदर आ जाएगा, V फेज बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या रिलेशन निकला हमारा,
इन केस ऑफ स्टार लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। कौन सा सीक्वेंस? पॉजिटिव सीक्वेंस। एंगल देखो, ये जो लाइन वोल्टेज है ये फेज वोल्टेज भी है, फेज वोल्टेज से कितना डिग्री ऊपर है? 30 डिग्री ऊपर है। 30 डिग्री कितना है? ऊपर है। ऊपर मतलब लीडिंग, मतलब क्या लिखोगे? लाइन वोल्टेज लीड्स फेज वोल्टेज बाई 30 डिग्री। किसके केस में? तो सर पॉजिटिव सीक्वेंस है ना। कभी कभी तो बेटा एक छोटा सवाल भी बनाता है, अगर नेगेटिव सीक्वेंस है तो क्या होगा? तो नेगेटिव सीक्वेंस में ये तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो सेम ही रहना है, बस क्या चेंज हो जाएगा? लाइन वोल्टेज लैग्स फेज वोल्टेज बाई 30 डिग्री, है ना, उल्टा हो जाएगा बस। नेगेटिव सीक्वेंस कैसे करोगे? ए के बाद बी नहीं, बी के पहले कौन सा आ जाएगा? सी। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब फेज सीक्वेंस का हो जाएगा ए सी बी, ठीक है। दूसरा वोल्टेज भी निकालना चाहे तो वीवीसी, तो ये बी है, ये सी है, वीवीसी भी निकालोगे, वो भी निकाल सकते हो, वीसीए निकाल लोगे, कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ पे लाइन वोल्टेज, है ना। चल तुम्हें बस ध्यान रखना है दो बातें, एक तो करंट इन केस ऑफ स्टार लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, इतनी सी बात। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है? इन केस ऑफ स्टार लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, है ना। और ये एंगल वाला पार्ट देख रहे हो 30 डिग्री क्या हो रहा है? लाइन वोल्टेज लीड, बट किसके केस में? पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर नेगेटिव सीक्वेंस होता तो जस्ट रिवर्स, है ना। नाउ सेकेंड कनेक्शन आ जाओ। सेकेंड इज डेल्टा। फेज सीक्वेंस फिर से हमने क्या रखा? एबीसी। कौन सा सीक्वेंस है? पॉजिटिव सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस है? पॉजिटिव सीक्वेंस। अब यहां देखो, जो वाइंडिंग के पास का वोल्टेज है, ये वाइंडिंग के पास का वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या कहलाएगा? फेज वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या कहलाएगा? फेज वोल्टेज। लाइन टू लाइन, दो लाइन के बीच का वोल्टेज जो है, ये कौन सा वोल्टेज कहलाएगा? लाइन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज कहलाएगा? लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या आएगा? VAB, है ना। फेज वोल्टेज भी यहाँ पे क्या दिखेगा? VAB, सेम आएगा। तो क्या लिख सकते हो? इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, है ना। स्टार के केस में करंट का हुआ था, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, है ना। ये बातें याद रखनी होंगी आपको, ठीक है। अब आते हैं करंट पे। करंट हो गया, इस वाले वाइंडिंग का करंट हो गया IAB, इस वाले वाइंडिंग का करंट हो गया ICA, इस वाले वाइंडिंग का करंट हो गया ICB, ठीक है। तो ये आपका करंट है IAB, ICA एंड ICB। अब यहां पे देखो, यहां देखो, ये आपका जो वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है, इस करंट को कौन सा करंट बोलेंगे? फेज करंट। कौन सा करंट? फेज करंट। और जो लाइन में जो करंट जा रहा होगा दैट इज IA, IB एंड IC। ये कौन सा करंट होगा? ये कौन सा करंट होगा? लाइन करंट। मतलब IA, IB एंड IC, ये कौन सा करंट हमारा? लाइन करंट, ठीक है। एंड IAB, ICA, ICB, ये कौन सा करंट है सारे? फेज करंट। फेज करंट,
ठीक है, ये IBC हो जाएगा, सॉरी IBC लिख लो। ये आपका कौन सा करंट हो गया, फेज करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फेज करंट और लाइन करंट का रिलेशन क्या होगा, फेज करंट एंड लाइन करंट का रिलेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे फेज करंट और लाइन करंट का रिलेशन देखो, तो फिर से वही बात, फेज जो वोल्टेज है VAB, VBC एंड VCA जो फेज वोल्टेज है, क्योंकि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इस केस में क्या है, सेम है। तो फेज वोल्टेज कैसा बनाओगे, पॉजिटिव सीक्वेंस बना रहे हैं, तो ये हो गया VAB, VBC, VCA। फेज वोल्टेज 120 डिग्री का फेज शिफ्ट, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट। करंट, करंट बना दो लैगिंग, ये हो गया IAB, ये हो गया ICA, ये हो गया IBC। हमने लैगिंग बना दिया ऐसे करंट, है ना। तो करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री दिखेगा, देख लो इसके बीच का कितना, 120 120 120। अब हमें करंट कौन सा निकालना है, आइए मान लो लाइन का करंट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे KCL लगा लो, A पॉइंट पे KCL लगा लो। तो बाई अप्लाइंग KCL एट नोड A, नोड A पे KCL अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो IAB करंट इधर से आ रहा, इधर IA गया, इधर ICA, तो क्या लिखोगे, IA इज इक्वल टू IAB माइनस ICA। देख लो इस नोड पे लगा लो, ये करंट आ रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो IA इक्वल टू कितना हो गया, IAB माइनस ICA। या फिर इसको सेम उसी तरीके से लिख लो, IAB प्लस माइनस ऑफ ICA, सही है। अब देखो ये IAB है, ये ICA, तो माइनस ICA कहाँ होगा, तो सर नीचे होगा इसके, ये हो गया माइनस ऑफ ICA। इन दोनों का समेशन लेना है, समेशन कैसे लोगे, कैसे लोगे, सेम वही काम करोगे, इसके टिप से इसके पैरेलल, इसके टिप से इसके पैरेलल, ये जो करंट है ये हो जाएगा IA, ये करंट कौन सा हो जाएगा, IA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल, तो एंगल देखो ये एंगल कितना था 120, ये एंगल कितना हो गया 180, तो 180 में से 120 माइनस कर दो तो बचा कितना, तो सर 60, सेम आएगा, है ना। दो वेक्टर का समेशन है तो बीच में से गुजरेगा, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर निकालोगे लाइन करंट, तो लाइन करंट क्या लिखोगे, लाइन करंट क्या लिखोगे, देखो बताओ देख के, सेम पैरेललोग्राम लो लगाओगे वहां पे, तो लिखोगे IL इज इक्वल टू अंडर रूट I फेज स्क्वायर, फेज करंट है देख लो, प्लस दूसरा वाला भी क्या है I फेज स्क्वायर प्लस 2 इंटू I फेज इंटू I फेज कॉस, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो सेम यहाँ भी कितना आ जाएगा √3 इंटू I फेज, IL इक्वल टू √3 टाइम्स I फेज, IL इक्वल टू √3 टाइम्स I फेज, है ना। मतलब देखो सिंपल है, दो ही चीज आपको याद रखना है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन, है ना। तो वोल्टेज को अगर देखें तो स्टार के केस में वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज था √3 टाइम्स फेज वोल्टेज था, डेल्टा केस में वही रिलेशन किसका हो गया, करंट का। स्टार के केस में जो लाइन करंट थे फेज करंट इक्वल थे, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको बस याद रखनी है। एंगल देख लो, ये आपका फेज है, ये आपका लाइन है, तो लाइन वाला पीछे दिख रहा, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख सकते हो लाइन करंट लैग्स फेज करंट
बाई कितना एंगल 30 डिग्री बाई 30 डिग्री। अब ध्यान से आप लोग बस 4 पॉइंट बना लेना, आपके लिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला, स्टार के केस में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट एंड लाइन करंट, 2 पॉइंट यहाँ बन गए। 2 पॉइंट डेल्टा केस में बना लेना, लाइन करंट लाइन फेज करंट का रिलेशन एंड फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन। ठीक है, अगर इसी को तुम नेगेटिव सीक्वेंस कर दोगे तो नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब ए के बाद क्या आ जाएगा? सी के बाद बी, है ना। तो नेगेटिव सीक्वेंस भी करोगे तब भी ये रिजल्ट सेम आएगा, बट जो करंट का जो लैग कर रहा है वो क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। लाइन करंट लीड्स बाय 30 डिग्री, है ना। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। जरा देखो, हमने 2 देखा कनेक्शन, कौन कौन सा? स्टार एंड डेल्टा। दूसरा कौन सा कनेक्शन था? डेल्टा। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब आपको रिलेशन पता है, आप डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं अपन, है ना। डायरेक्ट रिलेशन क्या लिखेंगे? ये जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है सर? फेज वोल्टेज। एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कौन सा वोल्टेज? फेज वोल्टेज। या बोल सकते हो वाइंडिंग के पास का वोल्टेज। 2 लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज। वाइंडिंग का जो करंट होगा कौन सा करंट? फेज करंट। लाइन में जो करंट जा रहा होगा कौन सा करंट? लाइन करंट। ठीक है, तो स्टार के केस में फेज वोल्टेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? VL बाई √3, जबकि फेज करंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लाइन करंट। यहां पे क्या लिखोगे? फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, बट द फेज करंट इज इक्वल टू IL बाई √3। ये रिलेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज की पहले, ठीक है, सबसे पहले किसका? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं 3 फेज के लिए, फॉर 3 फेज E1 पर फेज इज इक्वल टू √2 पाई f नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज होगा, ये कौन सा? पर फेज इंटू 5m। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पर फेज। नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज पर फेज। तो पर फेज वोल्टेज जरा देखो, इसमें पर फेज वोल्टेज कितना? VL बाई √3। इसमें पर फेज वोल्टेज कितना है? VL, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज हमें किस में कम डालना पड़ेगा? तो ध्यान से समझो, मान लो हमारा लाइन वोल्टेज सपोज दैट 400 वोल्टेज। ध्यान से समझना बेटा, एग्जांपल देखो मैं क्या बोलता हूं हमेशा, कहीं भी तुमको डाउट हो मशीन, पावर सिस्टम, किसी भी पेपर में, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है डाटा ले लो, प्रोसीड कर जाओ, है ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सपोज दैट 400 वोल्ट है, तो अगर ये वोल्टेज 400 वोल्ट है तो यहाँ पे जो फेज वोल्टेज आएगा 230 से 231 आता है, 230 वोल्ट लिख देता हूँ, 230 वोल्ट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज जो बांधोगे कितने वोल्टेज? 230 वोल्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अगर लाइन वोल्टेज तुम्हारा 400 वोल्ट है तो फेज वोल्टेज क्या अलग होगा क्या? नहीं, सेम है ना दोनों। ये भी कितना होगा? 400 वोल्ट, 400 वोल्ट।
तो अब देख के बताओ कि नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज किसके केस में कम लगेगा। तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज स्टार के केस में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पर फेज वोल्टेज केस ऑफ स्टार इज VL बाई √3 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इन केस ऑफ स्टार अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इन केस ऑफ डेल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3 इसको डिवाइड कर सकते हो। तो इसको भेजोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इन केस ऑफ स्टार इज इक्वल टू कितना होगा, जितना डेल्टा के केस में लगेगा उससे √3 टाइम्स कम लगेगा, 1/√3 टाइम्स कम। 1/√3 का मतलब 57.7% कम नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। बातें क्लियर होगी सबको आई थिंक, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज किसके केस में कम होगा, हमेशा स्टार के केस में। क्यों, क्योंकि स्टार के केस पे पर फेज वोल्टेज कितना, VL/√3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आओ। नेक्स्ट पार्ट है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो देखो जरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मैंने बताया था बीच में एक लेक्चर में, मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना, जो वाइंडिंग बांध रहे हो, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट रेटिंग जो भी होगा, कौन सा करंट, वाइंडिंग में कौन सी करंट जाएगी, फेज करंट, तो कौन सा करंट होगा, फेज करंट। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज करंट। अब बताओ फेज करंट की बात करते हैं, फेज करंट कौन से करंट के इक्वल है, लाइन करंट, बट यहां पे फेज करंट क्या, IL/√3। तो अगर मैं यहां पे रिलेशन लिखूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन केस ऑफ डेल्टा अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन केस ऑफ स्टार, तो कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 1/√3। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन केस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन केस ऑफ स्टार बाई √3। ये बातें सबको समझ में आ रही होगी। नंबर ऑफ टर्न्स बता दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बता दिया, किसके केस में थिन वायर होगी, किसके केस में थिक वायर होगी, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर देखो, डेल्टा केस में क्या होगा, कम होगा, कितना टाइम्स, 1/√3 टाइम्स, 1/√3 टाइम्स। नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज किसके केस में कम होंगे, स्टार। ठीक है, बट अब हाई वोल्टेज के लिए किसको यूज किया जाए, लो वोल्टेज के लिए किसको यूज किया जाए। तो देखो अगर हम इंसुलेशन लेवल की बात करें, अगर हम इंसुलेशन लेवल की बात करें, तो इंसुलेशन लेवल जो वाइंडिंग बांध रहे हो, तो वहाँ इंसुलेशन दोगे पर फेज वोल्टेज के अनुसार दोगे, पर फेज वोल्टेज के अनुसार। तो इंसुलेशन लेवल इन केस ऑफ स्टार इज बेस्ड ऑन पर फेज वोल्टेज, while the insulation level in case of delta is based on line voltage। कौन से वोल्टेज पे, लाइन वोल्टेज। क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंसुलेशन लेवल इन केस ऑफ स्टार जब न्यूट्रल कनेक्शन दिया हो, है ना, बेस्ड ऑन फेज वोल्टेज, बेस्ड ऑन फेज वोल्टेज। इसके केस में देखोगे तो इंसुलेशन लेवल इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन is based on line voltage, is based on line voltage, है ना। मतलब इंसुलेशन जो देंगे, इंसुलेशन लेवल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग, ये तो पता है हमें। लेकिन इसके केस में जो इंसुलेशन दे रहे हैं कौन सा वोल्टेज के अनुसार, फेज वोल्टेज। इसके केस में कौन सा वोल्टेज आ रहा है, लाइन वोल्टेज।
है ना। तो किसके केस में इंसुलेशन कम होगा, तो ऑब्वियस इसके केस में, क्योंकि फेज वोल्टेज कितना VL/√3, VL/√3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, सपोज दैट कोई बड़ा ट्रांसफार्मर, उसका कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट मान लो 5 लाख का ट्रांसफार्मर है, उसमें लगभग 20 से 25% कॉस्ट जो होता है ना बेटा, वो होता है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन का। इसका कॉस्ट होता है इंसुलेशन का, मतलब लगभग 1 लाख रुपया उसमें सिर्फ इंसुलेशन का लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा, हाई वोल्टेज के लिए कौन सा, लो वोल्टेज के लिए कौन सा, तो हाई वोल्टेज के केस में हमेशा कौन सा कनेक्शन करेंगे, स्टार, क्योंकि इंसुलेशन क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। इंसुलेशन क्या करना पड़ेगा, कम। तो फॉर हाई वोल्टेज कौन सा प्रेफर करेंगे, स्टार कनेक्शन इज प्रेफर्ड, स्टार कनेक्शन इज प्रेफर्ड। एंड फॉर लो वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन इज प्रेफर्ड। ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या बताया, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज किसके केस में कम होंगे। दूसरा पार्ट क्या बताया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर किसके केस में कम होगा। एंड द थर्ड पार्ट इज इंसुलेशन, इंसुलेशन लेवल किसके केस में कम होगा, इन केस ऑफ स्टार। तो फॉर हाई वोल्टेज किसको प्रीफर करेंगे, स्टार, एंड फॉर लो वोल्टेज किसको प्रीफर करेंगे, डेल्टा। तो अब समझो यहां पे अगर हम बात करें स्टार डेल्टा है ना, तो स्टार कनेक्शन किसके लिए, हाई वोल्टेज के लिए, डेल्टा किसके लिए, लो वोल्टेज के लिए। तो किसके लिए प्रेफर करेंगे, फॉर स्टेप अप, फॉर स्टेप डाउन, है ना। स्टेप डाउन में कौन सा कनेक्शन, स्टार डेल्टा। स्टेप डाउन में कौन सा कनेक्शन, स्टार डेल्टा। डेल्टा स्टार की बात करें तो किसके लिए, फॉर स्टेप अप। अगर स्टेप अप कनेक्शन देखोगे तो हमेशा कौन सा कनेक्शन मिलेगा तुमको, डेल्टा स्टार, है ना। कौन सा, डेल्टा स्टार। क्यों, मैंने बताया हाई वोल्टेज साइड हमेशा कौन सा, स्टार, लो वोल्टेज कौन सा, डेल्टा। ठीक है। अब ये डेल्टा ये भी कहीं कहीं प्रीफर करते हैं, है ना। एंड स्टार है, ये बहुत ही रेयरली ये प्रीफर होता है ड्यू टू यहाँ पे ओपन डेल्टा कनेक्शन पॉसिबल होता है। तो ये भी अब कहीं कहीं यूज हो रहा, ओपन डेल्टा कनेक्शन इज पॉसिबल। ये बताऊंगा क्या होता है ना, आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी ये आगे पार्ट आएगा। ये रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मैग्नेटाइज। जब हार्मोनिक्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा बेटा, सारा पार्ट क्लियर होगा, है ना, कंफ्यूजन किसी में नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ पार्ट पहले आ जाते हैं तो बस मैं लिख देता हूँ, बाकी डिटेल में आगे करेंगे। मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, इसके कारण स्टार यूज नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल बस दो चीजें याद रखो, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में किसका यूज करेंगे, डेल्टा स्टार। स्टेप डाउन के लिए स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। ठीक है, ये दो बातें हमेशा याद रखो, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने लिखा स्टेप डाउन के लिए स्टार डेल्टा, बट जो कॉलोनी के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जनरली, तो वो ट्रांसफार्मर देखोगे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 2-4-5 जगह, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर देखोगे तो कभी कभी वहाँ पे स्टेप डाउन में जो दिखेगा वो कनेक्शन स्टार डेल्टा नहीं होता, डेल्टा स्टार होता है। कौन सा कनेक्शन दिया होता है, डेल्टा स्टार।
ठीक है। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन क्यों दिया होता है? क्योंकि कौन सा लोड फेड कराना होता है उसको? सिंगल फेज लोड। और सिंगल फेज लोड के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रल। कौन सा लोड फेड कराना है? सिंगल फेज लोड। जैसे अगर मैं स्टार बनाऊं, अगर आपके पेपर में आता है कि स्टेप अप के लिए कौन सा कनेक्शन है, स्टेप डाउन के लिए कौन सा कनेक्शन, तो जो मैंने लिखा है वही टिक करना, ठीक है। उसके बाद अगर कभी कोई ऐसे पूछे कि स्टेप डाउन तो है बट डेल्टा स्टार कनेक्शन है, ऐसे कॉलोनी के बाहर की बात करें तो ऐसा क्यों है, तो समझो ध्यान से। जैसे मान लो लाइन वोल्टेज है, सपोज दैट 400 वोल्ट, तो यहाँ पे जो पर फेज वोल्टेज आएगा, फेज वोल्टेज, ये 400/√3 करोगे कितना आ जाएगा? लगभग 230 वोल्ट। कितना? 230 वोल्ट। इससे एडवांटेज ये है कि इससे सिंगल फेज लोड फीड करा सकते हैं। देखो ये, इसको बोलते हैं लो कंज्यूमर्स। लो कंज्यूमर्स जो हम लोग हैं ना, घरों में लोड ले सकते हो सिंगल फेज। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में ऐसे लोड फिट करा सकते हो। कहीं कहीं इंडस्ट्री में जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ इक्विपमेंट है किस पे चल रहा है? 400 वोल्ट। तो यहां पे क्या कर सकते हो, अगर स्टार कनेक्शन बांधे हो तो एक लाइन एंड न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 230, जो हम लोग घरों में भी ले लिए। अब मीडियम कंज्यूमर्स की बात करें, कुछ इंडस्ट्री की बात करें, तो वो कैसे लेंगे वोल्टेज? ऐसे। यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा? 400 वोल्ट। ये कौन से कंज्यूमर्स हो जाएंगे? मीडियम कंज्यूमर्स, है ना। अगर तुमने डेल्टा बांध दिया, तो डेल्टा में मान लो अगर तुमने 230 बांध दिया, तो एक जगह दे सकते हो, या फिर अगर 400 वोल्ट बांध दिए तो फेज वोल्टेज भी कितना आएगा उसका? 400 वोल्ट। फेज वोल्टेज 400 वोल्ट है, लाइन वोल्टेज भी कितना होगा? 400 वोल्ट, है ना। लेकिन स्टार के केस में क्या है, अगर ये लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है तो फेज वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट। तो यहाँ पे एक लाइन एंड न्यूट्रल के बीच में सिंगल फेज लोड को फीड करा सकते हैं। कहीं कहीं इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है हाई वोल्टेज का, है ना, कुछ इक्विपमेंट होता है हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वहाँ, तो वहाँ भी फेड कर सकते हो। मतलब लो कंज्यूमर्स मीडियम कंज्यूमर्स दोनों को फेड कर सकते हो। इसलिए जो स्टेप डाउन भी होता है ट्रांसफॉर्मर, जो यहाँ पे आया हुआ होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी उसका कनेक्शन कैसे कर देते हैं? डेल्टा स्टार। लेकिन आपके पेपर में जब पूछा जाएगा, बेटा ध्यान से समझा करो किसी बात को, है ना। तुम लोग क्या करते हो? ट्यून्ड हो जाते हो किसी चीज पे। मैंने क्या बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा कनेक्शन, तो हमेशा क्या टिक करोगे? डेल्टा स्टार। स्टेप डाउन कौन सा होगा? तो स्टार डेल्टा, ठीक है। लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन बताया, ये वाला केस, है ना, जहां पे स्टेप डाउन ही होता है बट कनेक्शन क्या होता है? डेल्टा स्टार। तो क्यों होता है वो मैंने कारण बताया यहां पे, ठीक है। अब देखो, 3 फेज के लिए सबसे पहले हम लोग क्यों गए भाई? हम लोग सिंगल फेज यूज कर रहे थे, तो 3 फेज के लिए क्यों गए? तो सबसे बड़ा एडवांटेज 3 फेज का क्या है? पावर वाला ही, है ना। बहुत सारे एडवांटेज तो पढ़े होंगे कि इकोनॉमिकल होता है, सेम कंडक्टर मटेरियल से हम लोग ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये सब एडवांटेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, पावर सिस्टम में पढ़ते होंगे। बट जो बेस्ट एडवांटेज है वो जरूर बताऊंगा। समझो क्या बेस्ट एडवांटेज है। देखो अभी 3 फेज में आगे बहुत सारे टॉपिक है बेटा, है ना, आगे धीरे धीरे करके सभी के टॉपिक आएगा। तो अगर मैं वोल्टेज लिखूं, सिंगल फेज का भी बात करें अपन, सिंगल फेज में तो क्या लिखोगे? Vm साइन ओमेगा टी। करंट लिखे तो क्या लिखेंगे? Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, कुछ लैगिंग। तो अगर मैं पावर लिखूं, तो पावर क्या लिखेंगे? V इंटू आई। ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, है ना। तो Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा आपका Vm इंटू Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? 1/2 कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसको तोड़े अगर हम इसको, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, इंस्टेंटेनियस पावर है ना। ये हो जाएगा वी एम इंटू आई एम बाई टू आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। अच्छा, वी एम बाई रूट टू मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू क्या हो जाएगा, आर एम एस वैल्यू, आई एम बाई रूट टू ये भी आर एम एस, ये दोनों आर एम एस वैल्यू, वी इंटू आई दोनों आर एम एस वैल्यू हो गया, बाई रूट टू है ना, इंटू ये कितना हो जाएगा कॉस, ये कैंसिल आउट 5 माइनस ये क्या आ जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5, तो ये हो जाएगा वी आई कॉस 5 माइनस वी आई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। ध्यान से समझना पूरा स्टेटमेंट है ना। ये मैंने कौन सा पावर लिखा बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी इंस्टेंट पे। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर सिंगल फेज का पावर देखोगे, सिंगल फेज मैंने लिखा है, सिंगल फेज का पावर देखोगे तो सिंगल फेज का पावर देखोगे कि टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा, ओमेगा टी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा तो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, टाइम के साथ क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट पावर है क्या सिंगल फेज में, नहीं। जब पावर कांस्टेंट नहीं है तो टॉर्क जो शाफ्ट के पास आएगा टॉर्क कांस्टेंट होगा क्या, नहीं। जब टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो टॉर्क कैसा बोलते हैं हम लोग, कैसा नेचर का होता है सिंगल फेज में, पल्सेटिंग नेचर। पल्सेटिंग का मतलब ही होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि टॉर्क तुम्हारा पल्सेटिंग नेचर का क्यों होता है सिंगल फेज में। बट यहाँ पे वही बात मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम सिंगल फेज का इंस्टेंटेनियस पावर का डिराइव करोगे तो इंस्टेंटेनियस पावर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोल सकते हो डबल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। डबल फ्रीक्वेंसी देख लो 2 इंटू ओमेगा है ना, तो ये कैरी करता है। तो लिख सकते हो ये पार्ट, ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है सिंगल फेज का, बहुत ही बड़ा है ना। इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर इन सिंगल फेज is not constant and it carries a double frequency oscillating component। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है बेटा इसका, डबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग कंपोनेंट, जिसके कारण तुम्हारा क्या आता है सिंगल फेज में, नॉइज एंड वाइब्रेशन। सिंगल फेज जो होता है वो नॉइजी क्यों होता है, वाइब्रेशन क्यों होते रहता है, कारण है ये वाला पार्ट। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में टॉर्क भी कैसा पल्सेटिंग है, पावर पल्सेटिंग तो टॉर्क कैसा पल्सेटिंग, तो जिसके कारण क्या होता है नॉइज एंड वाइब्रेशन। बट अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं, अगर मैं इन केस ऑफ सिंगल फेज एवरेज पावर, तो इसका एवरेज 0 हो जाएगा। इसका एवरेज निकालोगे तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या ये cos 2 ओमेगा टी को देखोगे तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा 0, बचेगा सिर्फ ये। तो एवरेज पावर इन केस ऑफ सिंगल फेज भी क्या लिखते हैं, VI cos phi, VI cos phi। बट इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो किसी भी इंस्टेंट पे जिसको देख रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पे है ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर इसका कांस्टेंट नहीं होता, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके कारण इसमें कौन सा कंपोनेंट है, डबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग कंपोनेंट 2 ओमेगा, जिसके कारण क्या होता है नॉइजी, बहुत ही नॉइजी होता है, बहुत ही अगर तुम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को देखोगे तो भी बहुत नॉइज प्रोड्यूस करता है ना। अब 3 फेज की जब बात करेंगे तो 3 फेज में, अब मैं पूरा ड्राइव नहीं करा रहा हूँ बेटा है ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। 3 फेज में क्या लिखोगे, एक फेज लिखोगे वीएम साइन ओमेगा टी, दूसरा फेज लिखोगे वीएम साइन ओमेगा टी -120, तीसरा फेज लिखोगे वीएम साइन ओमेगा टी -240। करंट का भी सेम लिखोगे है ना। फिर एक को जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो यह आया, दूसरे को ही मल्टीप्लाई करोगे तो VI cos phi फिर ये आएगा, साथ में एंगल भी होगा -240 या -120। तीसरे को भी करोगे तो आएगा VI cos phi, VI cos 2 ओमेगा टी -5 -240 कुछ होगा। तो कोसाइन वाला टर्म, 3 टर्म जो 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है, उसका एडिशन करोगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 0।
है ना। तो ये कोसाइन वाला टर्म जो कंप्लीट होगा 3 फेज के लिए वो 0 होगा। तो 3 फेज का जो पावर आएगा, 3 फेज का जो पावर आएगा पावर इन केस ऑफ 3 फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं बेटा, है ना। पावर इन केस ऑफ 3 फेज, तो 3 फेज पावर हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज पावर ऑफ सिंगल फेज, एवरेज पावर ऑफ सिंगल फेज, है ना। मैंने बताया VI cos phi, VI cos phi, VI cos phi तीनों फेज के लिए आएगा, साथ में ये भी आते जाएगा। एक में होगा 2 ओमेगा t माइनस 5, एक फेज का हो गया। दूसरे में क्या आ जाएगा -240, तीसरे में क्या आ जाएगा -120। सबका समेशन करोगे कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0। तोड़ के देख सकते हो आगे पूरे ड्राइव करके, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट ये वाला पार्ट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये आपका आएगा 3 इंटू फेज वोल्टेज, ये है ना, V फेज इंटू I फेज इंटू cos phi। तो अगर मैं 3 फेज पावर की बात करूं, 3 फेज पावर की, तो ये क्या होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस पावर इन 3 फेज does not depends on टाइम या इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बातें सेम है, ठीक है। तो सिंगल फेज बहुत ही नॉइजी होता है, वाइब्रेशन होते हैं, इसलिए ज़्यादातर देखोगे जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन जो भी है सारे कौन से होते हैं, 3 फेज, है ना। बाकी तो एडवांटेज बहुत सारे हैं, इकोनॉमिकल होता है, सेम कंडक्टिंग मटेरियल से तुम ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होगा या तो 3 फेज, है ना। और अगर मैं सिंगल फेज देखूँ तो सिंगल फेज का 3 फेज बनाओ तो सिंगल फेज, एक न्यूट्रल, सिंगल फेज न्यूट्रल, सिंगल फेज न्यूट्रल, है ना। मतलब कितने हो गए, 6 वायर हो गए, है। तो सेम कम कंडक्टिंग मटेरियल से ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो। 3 फेज का बहुत इकोनॉमिकल होता है, बहुत सारे एडवांटेज हैं जो पावर सिस्टम में पढ़ते हो पॉइंट वाइज, है ना। लेकिन सबसे बड़ा बिगर एडवांटेज जो है वो यही है कि सिंगल फेज का जो पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, वो क्या कंटेन करता है, डबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, जिसके कारण क्या होता है, नॉइज एंड वाइब्रेशन, जो कि 3 फेज में नहीं होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 3 फेज में भी बहुत सारा कंटेंट है, आगे एक एक करके सारा मिलेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन से लेकर सारा पार्ट प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका रिस्पांस